All right, so let's start. So हमारे 5 सेशंस हैं। पहला हमने कर दिया है हु एम आई। पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था साइंस ऑफ सोल, और आज हम लोग करने वाले हैं वेदास द इनफेलिबल सोर्स ऑफ नॉलेज। अगली बार का हमारा सेशन होएगा कि व्हाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल। तो भगवत गीता से हम कैसे समझेंगे इस बात को, दैट विल बी द सब्जेक्ट मैटर फॉर द नेक्स्ट टाइम। आज जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो वेद के ऊपर है। तो वेद जो है वो ज्ञान का अच्युत स्त्रोत्र है, या इंग्लिश में बोलें तो वेदास द इनफेलिबल सोर्स ऑफ नॉलेज। तो वेदों की जो नॉलेज है बहुत ही अपार है, और वेदों के बारे में बहुत कुछ चीजें आपने ऑनलाइन भी बहुत सारे वीडियोस में देखी होंगे। आज जो हम लोग चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वेदास। वेद आए कहाँ से हैं, व्हाट इज द ट्री ऑफ वैदिक नॉलेज, वैदिक एपिस्टेमोलॉजी, आर वेदास मेयर माइथोलॉजी, क्योंकि कई लोग आज भी ऐसा मानते हैं, some examples of science in Vedas, and we will also see how the Vedas have been misinterpreted. Along with that, at the end we are going to discuss कि वेदों का पर्पस क्या है और हमारी लाइफ में क्या रेलेवेंस है। नहीं तो फिर हम लोग ये सब डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, राइट? तो बढ़ते हैं हम लोग सेशन में। What are the Vedas? वेद क्या है? तो Vedas eternal truth received by the process of revelation. तो वेद का मतलब होता है टू नो। जो विद धातु है उससे ये शब्द वेद बनता है, और वेद का मतलब है ऐसे सत्य जो कि भगवान की वाणी है, और हमें फिर कैसे प्राप्त होते हैं, हाउ इट इज अटेन्ड बाय द ह्यूमैनिटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेवलेशन। ये रेवलेशन क्या होता है? आजकल क्योंकि बहुत ज्यादा ये हिजाब कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, तो आप लोगों ने बहुत सारे टीवी चैनल्स पर जो न्यूज देख रहे हैं वहां पर आप देख रहे होंगे कि एक किताब है जो आप कहते हैं कि आसमान से उतरी है ना। तो क्या हमारा वेद भी जो है वो उसी प्रकार से है कि आसमान से उतरा है, किसी ने उसको रिसीव किया और फिर सब सारी जनता में फैला दिया? इज इट दैट? तो वेदों के सब्जेक्ट मैटर्स जो हैं, कोई एक चीज नहीं है वेदों के अंदर। हर एक प्रिंसिपल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पर वैदिक जो नॉलेज है वो इट टॉक्स अबाउट, बीट इकोनॉमिक, बीट पॉलिटिक्स, बीट रिलीजन, बीट मिलिट्री साइंसेस, बीट मेडिकल साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी and everything else. And the main subject matter of the Vedas ultimately is about spiritual realization. How can one progress in spirituality, and how can one finally achieve the purpose of life? Okay. वेदों का ओरिजिन कहाँ से है, वेदों का उद्गम कहाँ से है? तो शास्त्र ऐसा बताता है, श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि नारायण परा वेदा, ये जो वेद हैं ये भगवान नारायण से ही आए हैं, और ये इनका पर्पस भी भगवान नारायण को समझना ही है, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स जो कि वेदों में मेंशन्ड है। और भगवत गीता भी इसी बात को कहती है कि वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। तो श्री भगवान कहते हैं अर्जुन से, कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ये जो वेद हैं इन्हें मैंने ही कृत किया है और मैं ही वेदों का ज्ञाता हूं। आगे श्लोक कहता है कि वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। तो अल्टीमेट पर्पस ऑफ वेदा इज टू नो गॉड, अल्टीमेट पर्पस ऑफ द वेदास इज टू नो गॉड। तो ये वेद भगवान की वाणी है, और ये कैसे आते हैं? सबसे पहले ये रिवील हुए थे मैनकाइंड को बाय गिविंग इट टू लॉर्ड ब्रह्मा। From Lord Brahma, then it further distributed. तो सबसे पहले श्रीमद् भागवतम कहती है कि ये जो वैदिक ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण या भगवान नारायण से प्रकट हुआ ब्रह्मा जी के हृदय में। तेने ब्रह्म हृदय य आदि कवे मोहयन्ति यत् सूर्यः। Vedic knowledge was revealed to Brahma ji, the original living being,
यानी कि जो सबसे पहले जीव थे इस यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मा जी, उन्हें ज्ञान उनके हृदय में प्राप्त हुआ था. सो इट वाज रिवील्ड टू हिम. सो व्हाट इज दैट रिविलेशन? रिविलेशन होता क्या है? रिविलेशन का मतलब है एक नॉर्मल, उससे हम लोग समझते हैं कि रिविलेशन क्या होता है. आप सब जानते हैं कि ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट न्यूटन को मिला. न्यूटन वाज सिटिंग अंडर एन एप्पल ट्री, राइट? And gravity was existing even before Newton found it out. But when he was sitting under the tree and when he saw that the apple was falling, it clicked to him. That inspiration came to him and he understood कि यार इसमें कुछ तो बात होनी चाहिए, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, नीचे ही क्यों आ रहा है. So in that inspiration made him discover, or let's say he propounded that gravity exists. उसी तरीके से जो गायत्री है, जो मंत्र, गायत्री मंत्र आप जो सब लोग जानते होंगे, हिंदुस्तानी सब लोग जानते हैं. तो गायत्री मंत्र वाज रिवील्ड टू विश्वामित्र, द सेज विश्वामित्र मुनि को. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि गायत्री पहले ही एग्जिस्ट नहीं करती थी. गायत्री मंत्र पहले ही एग्जिस्ट करता था, मगर विश्वामित्र जो है वो उस मंत्र के दृष्टा हुए, मंत्र के सृष्टा नहीं है. इसका मतलब ये है कि जब लोग ये बोलते हैं कि भाई आपके जो ये वेद वगैरह हैं तो किसी आदमी ने लिखे हुए हैं, किसी पर्सन ने लिखे हैं, तो ये तो उसकी कल्पना है. मगर ऐसा नहीं है. मंत्र, उन मंत्रों के दृष्टा ने उसे कृत किया, उसे सब्सक्राइब कर दिया. यानी कि जैसे न्यूटन ने पहले से ही कॉन्सेप्ट पहले से ही था, मगर न्यूटन को वो रिवील हुआ, फिर न्यूटन ने बोला कि सच एंड सच थिंग एग्जिस्ट. सिमिलरली जो हमारे सेजेस थे वो भी मंत्र के दृष्टा थे. इसका मतलब पहले से कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था और उसको जब उन्हें रिवील होता था, बिकॉज इन अ प्योर हार्ट स्पिरिचुअल थिंग्स कैन बी रिवील्ड, तो वो मंत्र के कर्ता नहीं, मंत्र के दृष्टा बनते थे. और यू कैन से दे वर नॉट द कंपोजर ऑफ द मंत्रास बट द सीयर ऑफ द मंत्रास. और क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिविलेशन जो है प्रैक्टिकली हर एक रिलीजन के अंदर एग्जिस्ट करता है, और इसीलिए हम लोग वेदों को कहते हैं अपौरुषेय. अपौरुषेय का मतलब कि किसी पुरुष ने, किसी व्यक्ति ने इसे नहीं लिखा है. ये वेदों का एक और नाम है, अपौरुषेय. किसी ने इसे लिखा नहीं है. इट हैज बीन रिवील्ड टू द मैनकाइंड. अब ये रिविलेशन के बारे में सिर्फ ऐसा नहीं है कि अब हम ये कोई एक नया कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ रिलीजन के अंदर ही लोगों को रिवील होती हैं चीजें. जनरली तो लोग यही सोचते हैं कि रिलीजन में ही बोला जाता है कि ये चीजें रिवील होती हैं. मगर बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं, हम लोग यहाँ देख रहे हैं, स्क्रीन पर हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो बताते हैं कि कैसे ही वो जो इंस्पिरेशन है वो उन्हें मिलती है साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए. तो एक फेमस साइंटिस्ट है डॉक्टर टी.डी. सिंह. He is saying that the significant advances in science almost always involve some sudden inspiration. आप जानते हैं एक बड़ा फेमस साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन थे इंडिया के, जिनका नाम क्या था? रामानुजन, है ना? सब लोग जानते हैं. तो रामानुजन ने बताया कि उनकी जो कुल देवी है, वो जो देवी महालक्ष्मी, जो उनकी कुल देवी थी, वो उन्हें इंस्पिरेशन देती थी, रिवील करती थी उनकी साधना में, और उनके ड्रीम्स में उनको रिवील होती थी मैथमेटिकल इक्वेशंस. इमेजिन जनरली क्या होता है कि मैथ्स के अंदर आप एक हाइपोथेसिस लेकर चलते हैं. आप हाइपोथेसिस को फिर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन से प्रूव करते हैं, और उसके बाद जब वो प्रूव हो जाता है तो हम लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, दिस इज इक्वल टू दिस, या दिस इक्वेशन हैज टू बी लाइक दिस. तो मैथमेटिक्स में लोग इक्वेशंस किस तरीके से बनाते हैं? दे स्टार्ट फ्रॉम अ हाइपोथेसिस एंड दे कम टू द कंक्लूजन. इफ द कंक्लूजन इज करेक्ट, देन दे say that this equation is correct and we will go by it. मगर रामानुजन को जो फाइनल आंसर होता था, जो फाइनल इक्वेशन होती थी, यानी कि फाइनल आंसर, वो पहले ही रिवील हो जाता था. एंड रामानुजन यूज्ड टू गो बैक, डिडक्ट इट सोर्स. हाइपोथेसिस पहले बना, उल्टा चलते थे. क्यों?
क्योंकि उन्हें पहले से ही पता चल जाता था. So that inspiration for the maths, he himself says in रामानुजन की जो बुक्स हैं उनमें आप देखेंगे कि he himself says this thing, he admits that these mathematical things were revealed to him. ऐसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इस बात को क्लेम करते हैं कि कहीं ना कहीं से उनको इंस्पिरेशन मिलती है ऐसी चीज के बारे में जो कि पहले से एग्जिस्ट करती है, एंड देन दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. सो इवन इन द साइंटिफिक fraternity, this process of revelation is there, but क्योंकि साइंटिस्ट जो है उसको उस तरीके से प्रेजेंट नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग रिवेलेशन को जनरली सीमित कर देते हैं एक रिलीजियस सेटिंग के अंदर. तो जब वेद लिखे गए तो वेद पहले से एग्जिस्ट करते थे और उसे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त किया जाता था. यानी कि सबसे पहले हमने जैसे बताया कि नारायण भगवान से ब्रह्मा जी के हृदय में प्राप्त हुए, तो ब्रह्मा जी ने फिर आगे अपने बेटे और अपने शिष्य नारद को दिए. नारद जी के शिष्य हुए व्यासदेव, जिन्होंने 5000 साल पहले when he saw that the humankind is now come to a situation where they cannot receive anything or they cannot learn by oral reception. तो पहले क्या होता था, गुरुजी बताते थे, शिष्य को सब याद हो जाता था, हमारी तरह रट्टे नहीं लगाने पड़ते थे उन लोगों को. मगर अभी जो ह्यूमैनिटी का सिचुएशन है कलयुग के अंदर, हमारी बुद्धि इतनी ज्यादा विकसित नहीं है इन द सेंस दैट वी अवर जो बुद्धि का ये जो रिमेम्बरेंस पार्ट है वो बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, बहुत कम ही लोगों का शार्प होता है. तो हम लोग पढ़ के भी और सामने लिखा हुआ देख कर भी हम समझ नहीं पाते. आजकल तो सब लोगों को वीडियोस चाहिए होते हैं देखने के लिए, ऑडियो विजुअल, है ना. वी डोंट इवन वांट टू रीड, तो व्हाट टू स्पीक ऑफ सो ही इन्विजन्ड दोज थिंग्स एंड दैट्स व्हाई ही composed the entire Vedic literature. He scripted it. Scripted it does not mean that it was not existing earlier. So what he did, that whatever the जो भी वैदिक ज्ञान था उन्होंने उसकी स्क्रिप्टिंग की. व्यास का मतलब ही होता है somebody who is compiling, इसीलिए उन्हें व्यास देव कहते हैं, compiler of the Vedas. He is not the writer of the Vedas. तो ओरिजिनली वेद एक ही था और श्रीमद् भागवतम कहती है कि उस वेद को व्यास देव जी ने 4 भागों में डिवाइड कर दिया. कौन कौन से 4 विभाग, जिनको हम आज 4 वेदों के नाम से जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. इसके अलावा पुराण जो सेक्शन होता है और इतिहास जो होता है, ये भी उन्होंने कंपाइल किया और अपने एक एक शिष्य को उन्होंने दे दिया ताकि वो शिष्य आगे जाके फर्दर इस नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सके एंड ही कैन बिकम परफेक्ट इन अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ नॉलेज. जैसे ऋग्वेद को उन्होंने पहले ऋषि को दिया, सामवेद जैमिनी को, यजुर्वेद वाज गिवन टू वैशंपायन, अथर्ववेद अंगिरा ऋषि को, और पुराण जिसमें श्रीमद् भागवतम भी है वो रोमहर्षण सुत को दिया गया. सो दिस वे ही डिवाइडेड द एंटायर नॉलेज एंड देन ही made it available to the mankind through his further disciples. और फर्दर व्यासदेव के फॉलोअर्स ने, कुर्म पुराण कहता है कि फर्दर इस व्यासदेव जी के जो फॉलोअर्स थे 5, उन्होंने इन चारों वेदों को आगे 1130 ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया. तो वेदों का अगर हम बहुत वेदों में करीबन मोर देन इट हैज बिलियंस ऑफ श्लोकास. तो अगर हम पूरे वेदों को एक बार देखें कि वेदों के अंदर क्या होता है, जस्ट टू हैव एन आइडिया, तो वेदों के अंदर 2 विभाग होते हैं. देयर आर 2 सेक्शंस. वन इज द सेक्शन ऑफ श्रुति एंड वन इज द सेक्शन ऑफ स्मृति. तो श्रुति मतलब जिसमें 4 वेद आते हैं, और श्रुति इज दैट सेक्शन ऑफ द वेदास विच इन विच एवरी लेटर रिमेन्स द सेम as it was given by Lord Narayan. जैसे भगवान ने मंत्र दिए उसमें एक चींटी का भी हेरफेर नहीं, एक आ का ऊ नहीं कर सकते आप. तो वैसे जो एकदम एग्जैक्ट सेम वर्ड्स में जब प्रेजेंट की जाती है नॉलेज, तो वो सेक्शन श्रुति कहलाता है. इस सेक्शन के अंदर जो ग्रीन ये सेक्शन आप देख रहे हैं, श्रुति का सेक्शन, सो एवरी वर्ड रिमेन्स अनचेंज इटर्नली. ये वर्ड्स चेंज नहीं होते हैं. इसमें 4 वेद आते हैं, उपवेद आते हैं और वेदांग आते हैं, जिसमें कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, देयर सो मेनी थिंग्स. ओके,
तो हर वेद के आगे भी फर्दर 4 डिविजन्स होते हैं, संहिता, ब्राह्मणक, आरण्यक और उपनिषद, जो कि वेद के मंत्रों को, उसे उच्चारण कैसे करना है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है और उसके पीछे क्या फिलॉसफी है, उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड सेक्शन जो है वो स्मृति का सेक्शन है। स्मृति का सेक्शन वो सेक्शन है जिसमें जो श्रुति को समझ जाते थे सेजेस, वो देखते थे कि अब everybody is not that sharp, not that everybody is qualified to understand the Vedas directly. तो स्मृति के विभाग में ऐसे इस सेक्शन के अंदर ऐसी ग्रंथ लिखे गए जिसे सेजेस ने उसी नॉलेज को एक पैराफ्रेज कर दिया, अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, ताकि इसको और भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो स्मृति is a section which is composed by the sages, and the wordings may change, but the content and the intent remains the same. इसी के अंदर इतिहास, पुराण इत्यादि सब आते हैं। और इसी इतिहास और पुराणों के बारे में छांदोग्य उपनिषद कहता है कि ये पंचम वेद हैं। तो हमने जैसे पीछे बताया था कि वेद व्यास जी ने 4 तो वेद में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और फिर इतिहास और पुराण भी लिखे। तो इतिहास और पुराण इकट्ठे मिलकर पंचम वेद कहलाता है। इस इतिहास और पुराण में क्या क्या होता है, जैसे श्रीमद् भागवतम पुराण या विष्णु पुराण, या फिर इतिहास में देखा जाए तो महाभारत, और जिसके अंदर भगवत गीता भी हमें प्राप्त होती है, और रामायण इत्यादि। तो ये सब जितने भी इतिहास हैं और पुराण हैं, ये स्मृति का सेक्शन होते हैं। तो अब इतने सारी चीजें, वैदिक नॉलेज जो है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम वैदिक नॉलेज को देखें तो उसके अंदर इतनी सारी वैदिक नॉलेज के अंदर से आज जो कि ह्यूमैनिटी के पास अवेलेबल है वो है ओनली 6% इज लेफ्ट, ओनली 6% ऑफ द एंटायर वैदिक नॉलेज। अब ऐसा कैसे होता है, जब वेद व्यास जी ने 5000 साल पहले लिख दिया तो वो और डिसाइपल्स को दे भी दिया, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई, बट समय के साथ साथ नॉलेज कभी कभी रिवील होती है और कभी रिवील नहीं होती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड द सिचुएशन। बट द नॉलेज ऑफ द वेदास इज एवर एग्जिस्टिंग। जैसे भगवान सत्य सनातन है, हमेशा रहते हैं, ऐसे ही भगवान की वाणी भी सत्य सनातन है, हमेशा रहती है और कभी भी खत्म नहीं होती है। अगर वेदों को एक ट्री के रूप में हम लोग प्रेजेंट करें सिर्फ समझने के लिए, तो वेदों की जो ब्रांचेस हैं वो ज्ञान और कर्म और उपासना, ये 3 ब्रांचेस हैं। आपने कई बार सुना होगा कर्म कांड, ये वर्ड आपने सुना होगा। ज्ञान कांड जिसमें लोग सब कुछ छोड़ छूट के चले जाते हैं वन में, और उपासना मतलब भक्ति का जो मार्ग है। और इस ट्री को अगर हम लोग देखते हैं तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में इनमें ज्यादातर चर्चा है। मगर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात वैदिक नॉलेज के बारे में है वो ये है कि वेदों का जो पका हुआ फल है, यानी कि जो एसेंस है वेदों का, वो श्रीमद् भागवतम महापुराण के अंदर है। और उसे वेदों का पका हुआ फल इसलिए कहा गया है क्योंकि डायरेक्टली उसके अंदर वेदों का जो एसेंस है, जो कि कृष्ण भक्ति है, उसके बारे में, डिवोशन टू द लॉर्ड, दैट हैज बीन हाईलाइटेड। और ऐसा बताया गया है कि जब व्यासदेव जी ने सारे वेद लिख लिए और उसके बाद भी बहुत असंतुष्ट फील कर रहे थे, फिर उन्होंने महाभारत लिखी जिसमें भगवत गीता का भी ज्ञान दिया। उसके बाद भी उन्हें लगा कि अभी मुझे कुछ और भी देना है जो कि डायरेक्टली भक्ति के बारे में बताए, तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम महापुराण के बारे में लिखा। अगर वैदिक एपिस्टेमोलॉजी यानी कि किस तरीके से हम वेदों को समझते हैं या किसी भी नॉलेज को कैसे समझा जाता है, उसका प्रोसेस देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, हाउ वी इंक्वायर अबाउट समथिंग, हाउ डू वी अंडरस्टैंड अबाउट एनी सब्जेक्ट मैटर, फॉरगेट जस्ट द वेदास। किसी भी चीज को समझने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो है कि सामने ही दिख रहा है, प्रत्यक्ष सामने दिख रही हैं जो चीजें, तो थ्रू आवर सेंस परसेप्शंस वी कैन अंडरस्टैंड। दूसरा तरीका है अनुमान प्रमाण। अनुमान का मतलब हम लोग को सामने तो नहीं दिख रहा, मगर हम अनुमान लगा रहे हैं कि शायद कोई चीज होएगी। और तीसरा है शब्द। अब इन तीनों को देखते हैं ये क्या होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है
उसमें हर चीज हमारे सामने दिखती है। तो हम लोग सामने देख सकते हैं। अब जैसे मैं बोलूं कि चांद तो मुझे बिल्कुल स्काई के अंदर दिख रहा है, मगर मुझे ताजमहल नहीं दिख रहा अभी स्काई में। तो इसका मतलब लॉजिकल कंक्लूजन तो ये लग रहा है कि चांद तो सामने है, इसका मतलब पास है, क्योंकि मैं उसे देख पा रही हूँ। क्योंकि जो लोग पास होते हैं उनको सामने देख सकते हैं, जो दूर होते हैं वो तो दिखते नहीं है हमको। और चांद दिख रहा है, इसका मतलब चांद पास होना चाहिए और ताजमहल तो दूर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हालांकि हम मोस्टली नॉलेज को प्रत्यक्ष प्रमाण यानी कि जो सामने दिखता है उससे देखते हैं, मगर कई चीजों को समझने के लिए ये करेक्ट मेथड नहीं है। सो सीइंग इज नॉट बिलीविंग ऑलवेज। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी अंडरस्टैंड बाय सीइंग। इसीलिए लोग बोलते हैं भगवान कहाँ है बताओ। आत्मा के बारे में आप लोगों ने बताया, मगर आत्मा का हम तो देख नहीं सकते। तो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड, हमारे इंटेलेक्चुअल और हमारी मेंटल फैकल्टी से बियॉन्ड होती हैं। उसको समझने के लिए अलग प्रोसेस चाहिए, और वो प्रोसेस होता है शास्त्र। तो प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसी चीजों को तो समझने के लिए ठीक है जो सामने दिखाई दे जाती है, ऑरल रिसेप्शन से हम लोग देख सकते हैं। मगर दूसरा तरीका होता है जो कि हम सब लोग करते हैं, वो है अनुमान, गेस करते हैं। जैसे सेंसेक्स में गेस किया जाता है कि आज इतना था, कल का ट्रेंड इतना चल रहा है, तो आगे आने वाला ऐसा होगा। वेदर फोरकास्ट में आपने देखा है कि अनुमान किया जाता है कि इस तरीके से हवाएं यहाँ चल रही हैं तो हो सकता है कि कल बारिश होगी। तो अनुमान प्रमाण भी अच्छा है ऐसी चीजों को समझने के लिए जो हम डायरेक्टली सेंसेस से देख नहीं सकते, बट वी जस्ट एस्टिमेट दैट इट मे बी सो और सो, बट दैट मे नॉट ऑल्सो बी करेक्ट। जैसे आप लोगों ने ये जोक सुना होगा कि कोई एक लड़का जा रहा था और लंगड़ा के चल रहा था। तो 3 लड़कों में शर्त लगी थी, भाई ये लंगड़ा क्यों रहा है। एक जो था उसमें से हड्डियों का डॉक्टर था, उसने बोला कि इसकी इस पैर की ये वाली जो बोन है ना, वो गड़बड़ चल रही है। दूसरा जो साइकोलॉजिस्ट था उसने बोला कि भाई ऐसा लग रहा है कि ये अभी करेक्ट मेंटल स्टेट में नहीं है, इसलिए थोड़ा लंगड़ा के चल रहा है। तो हर कोई अपना अपना अनुमान लगा रखा था। तो उन दोनों ने बोला चलो शर्त लगाते हैं किसका सही निकलेगा। और जब उससे जाकर पूछा तो उसने क्या बोला, भैया मैं लंगड़ा कर इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मेरी चप्पल टूट गई है ना। तो अनुमान प्रमाण से हम कुछ चीजें गेस कर सकते हैं, बट वी कांट ऑलवेज एस्टिमेट द राइट ट्रूथ। इसी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग से जो है ये तो थ्योरीज विच आर बेस्ड ऑन इन्फ्रेंस एंड लॉजिक है, जो थ्योरीज हाइपोथेसिस पे बेस्ड होती हैं। तो बहुत सारी साइंटिफिक जो थ्योरीज हैं वो इसी इसी तरीके से चलती हैं। जैसे डार्विन ने देखा कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जो थ्योरी निकाली उसने, तो उसने नेचर में ऑब्जर्व किया कि जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव करता है, जो फिट नहीं होता वो मार दिया जाता है। जंगल के अंदर ऐसे होता है। और धीरे धीरे फिर उसने इमेजिन किया कि अच्छा अब ये, बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, he was trying to figure out what is the origin, what is the source of origin of this earth and whatever. So उसने लाइफ का सोर्स कैसे बताया कि एक पर्टिकुलर समय पर कोई स्पीशीज थी, ऐसे एक एमीबा रहा होगा, फिर उसने आगे अपने आप को फर्दर डेवलप किया होगा, फिर उससे धीरे धीरे फर्दर एडवांसमेंट होती रही होगी, फिर ऐसा हुआ होगा कि एप्स बने होंगे, फिर वो एप्स धीरे 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 नीचे से ऐसे सीधे 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 होते चले जा रहे होंगे, और फिर वो फिर ह्यूमंस बन गए होंगे। ऐसा अनुमान लगाया किसने, डार्विन ने। और उसी थ्योरी को हम लोग आजकल पढ़ते हैं, जबकि देयर आर सो मेनी साइंटिफिक प्रूफ्स, सो मेनी। गो ऑन द इंटरनेट एंड यू कैन फिगर आउट। आपको सिर्फ गूगल पे टाइप करना है कि हाउ डार्विन वाज रॉन्ग। और बहुत सारे रिलीजियस पीपल नहीं, साइंटिस्ट इस थ्योरी को बताते हैं कि बिल्कुल गलत है, विद साइंटिफिक प्रूफ्स एंड विद आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो कहने का अर्थ है कि कई चीजें तो हम अनुमान से लगा सकते हैं, हाइपोथेसिस लगा सकते हैं। कई चीजें हम सामने देखकर, प्रत्यक्ष रूप में देखकर भी बता सकते हैं। मगर महाभारत कहती है कि वन शुड नॉट यूज लॉजिक टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनकंसीवेबल। इनकंसीवेबल मतलब जो अचिंत्य है, जो हमारी चिंतन से परे है, उसको हम
लॉजिक से समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो लॉजिक कैन नॉट प्रोवाइड अ फाइनल प्रूफ ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, अब लिमिटेशन क्या है इन दोनों तरीकों की? प्रत्यक्ष और अनुमान यानी कि हाइपोथेसिस एंड सेंस परसेप्शन से जो हम नॉलेज गेन करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हम लोग जो भी देख रहे हैं या जो भी इन्फर कर रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, हाइपोथेसिस बना रहे हैं, हमारी सेंसेस जो ह्यूमंस हैं, हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है। जो लॉजिकल डिडक्शन कर रहा है उसकी सेंसेस इम्परफेक्ट है। तो इम्परफेक्ट सेंसेस से आप कोई परफेक्ट चीज का एनालिसिस नहीं कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए कि आवाज आ रही होती है, तो ह्यूमन ईयर की जो कैपेसिटी है वो 20 मेगाहर्ट्ज से 20,000 मेगाहर्ट्ज तक ही सुन सकता है, उसके ऊंचा या उसके नीचे नहीं सुन सकता। हमारी एक और टेंडेंसी है कि वी हैव अ टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक, ऑल ऑफ अस, टू err इज ह्यूमन, वी नो दैट सेइंग, राइट? तो हम हर कोई के पास ये टेंडेंसी है कि वो मिस्टेक करेगा। इसका मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो कभी भी 100% जो भी वो कह रहा है वो करेक्ट होगा, इंक्लूडिंग इवन इफ दे आर द साइंटिस्ट। देन वी ऑल्सो हैव द प्रॉब्लम दैट वी आर इल्यूजन्ड, भ्रम में आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा, हम बहुत सारे कुछ म्यूजियम्स वगैरह होते हैं जहाँ पर मिरर्स लगे होते हैं, अपने आप को देखते हैं तो हम डबल या ट्रिपल दिखाई देते हैं ना, ऐसे इल्यूजन्स होते हैं। और आजकल तो इल्यूजन का इतना जमाना चल चुका है, तो आप वो हाउ डू कॉल इट, चश्मा पहनिए और फिर एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर चले जाइए ना, एंड वी ऑल लाइक्स टू बी इल्यूजन्ड, स्पेशली किड्स दीज डेज। तो इल्यूजन के अंदर चले जाते हैं हम लोग, हमें जो दिखता है वो होता नहीं है। एंड देन ऑल ऑफ अस हैव अ चीटिंग प्रोपेंसिटी। जो छोटा बच्चा होता है, तो आप लोगों ने भी किया होगा, मैंने भी किया था, जब सुबह उठकर स्कूल जाना होता है तो हम लोग सोचते बहाना क्या लगाए आज मम्मी को, तो आज बोलो मम्मा पेट में दर्द हो रहा है। उस बच्चे को किसी मम्मी ने सिखाया नहीं कि बेटा सुबह उठ के कैसे बहाने लगाने होते हैं, उसने खुद ही इन्वेंट कर लिया। क्यों? क्योंकि उसकी चीटिंग प्रोपेंसिटी उसके अंदर है ऑलरेडी इनेट। तो आप बताइए, आप में से कितने लोगों ने ऐसा ऐसा किया था? लेट्स सी, आप लोगों की चीटिंग प्रोपेंसिटी थी कि नहीं? विदाउट बीइंग टॉट, विल सी द शो ऑफ हैंड्स। ओके, सो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से हम लोग इनकंसीवेबल ट्रुथ को नहीं जान सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी मन बुद्धि से परे हैं, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड देम। देन हाउ डू वी अंडरस्टैंड दोज थिंग्स? और उसके लिए है शब्द प्रमाण। पिछली बार हम लोगों ने आत्मा के विषय में चर्चा की थी, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो तो मैंने एंड में रखा था, जो शब्द प्रमाण, यानी कि भगवत गीता से के शब्दों में आत्मा कैसी है, तो हमने एंड में किया था। मगर उससे पहले हमने क्या किया था कि जो दिखता है या जो जिसके ऊपर रिसर्च हो रही है, तो हमने बहुत सारी रिसर्च आपको दिखाई थी कि डॉक्टर माइकल सिबॉम की रिसर्च नियर डेथ एक्सपीरियंस पे, या रीइंकार्नेशंस के ऊपर जो रिसर्च थी डॉक्टर एन स्टीवनसन की थी। तो हम लोगों ने वो डिस्कस की थी, क्योंकि हम लोगों का जो जनरल बेंड ऑफ माइंड होता है वो ये होता है कि जो सामने दिख रहा है या जो जिसको लैबोरेटरी में प्रूव किया जा सकता है या थ्रू रिसर्च हम लोग प्रूव कर सकते हैं, उसी चीज को हम मानेंगे, क्योंकि बाकी चीज क्या है? ब्लाइंड फॉलोइंग। दैट्स व्हाट वी जनरली टेंड टू थिंक। मगर कई चीजों के अंदर हम ये जो तरीका है लगा ही नहीं सकते। ऑल्दो सो मेनी रिसर्च आर हैपनिंग ऑन द मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड देयर सो मेनी रिसर्च व्हिच आर हैपनिंग ऑन दिस रीइंकार्नेशन एंड व्हाट नॉट, मगर क्योंकि वो रिसर्च करते चले जा रहे हैं, वो ये तो कंक्लूड कर रहे हैं कि कोई तो चीज है जो छोड़ के चली जाती है शरीर को, मगर दिखती नहीं है। तो जब दिखती नहीं है तो प्रूव नहीं हो सकती। तो वन विंग ऑफ साइंटिस्ट से हम तो प्रूव ही नहीं कर सकते। जब प्रूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, तो हम कैसे मान लें कि एग्जिस्टेंस है? बट येट दे हैव द केसेस विच दे इंक्वायर इनटू, और फिर उनके पास उसका भी आंसर नहीं है कि क्यों लोगों के पास ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, क्यों एक से दूसरे शरीर में जो कोई जा रहा है तो उसको पिछली की मेमोरीज हैं, उसको भी वो साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो जब वो एक्सप्लेन, एक विंग जो है वो बोल रहा है होती है, दूसरा विंग कह रहा है नहीं होती है, हाँ, मगर वो लोग झगड़ते रहेंगे। जो अच्छा समझदार व्यक्ति है वो शास्त्रों से निष्कर्ष निकालेगा, वो शास्त्रों में वो नॉलेज ऑलरेडी दी हुई है, और दैट नॉलेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन, एंड इट डजंट नीड्स टू बी ब्लाइंडली फॉलोड, इट हैज टू बी स्टडीड, एंड देन एवरीबडी कैन चेक
all of us, we can check in our life that this is the right experience, even though I'm not able to see it, but I can feel that this is there, it is logical. So शब्द प्रमाण एक ऐसा प्रमाण है या फिर एक ऐसा नॉलेज को एक्वायर करने का तरीका है जो कि हम, जो डिडक्टिव है, जिसको अवरोह कहते हैं। डिडक्टिव मतलब हमने अपनी टीचर से सुना था बचपन में कि बेटा 2+4=6, तब हमारी अक्ल में घुसता नहीं था। टू टू ऐसे करते थे, हम लाइनें बनाते थे, याद है आपको? टू, फिर वो बताते थे 2 ऐसे करो, फिर 6 लाइनें बनाओ, अब इन सबको काउंट करो, है ना? तो अब तब हम करते थे और हमें एक स्टीरियोटाइप तरीके से समझाया जाता था। आज, उस समय हम नहीं समझ पाते थे, मगर आज हम जब इसको समझते हैं तो हम लोग देख सकते हैं, वी नो दैट 2+6=8 because we have understood that concept. बट उस समय जब हम छोटे थे और हमें किसी टीचर ने बताया था तो हमने उनके ऊपर बिलीव किया था, और बाद में हमने इसको अपनी लाइफ में प्रूव भी कर लिया कि यस, दिस इज करेक्ट। उसी तरीके से जो ऐसी चीजें हैं जो इस दुनिया में साइंटिफिकली प्रूव नहीं की जा सकती, लॉजिकली प्रॉपरली उसको बताया नहीं जा सकते। जैसे भगवान है क्या, तो दिखाओ हमें भगवान कहाँ है। आत्मा है क्या, तो दिखाओ हमें आत्मा कहाँ है ना? तो जो चीजें नहीं प्रूव की जा सकती, जो अचिंत्य हैं, जो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर है, उसे हम कैसे प्राप्त करते हैं? जैसे टीचर से मैथ्स लिया था, वैसे ही हम लोग प्राप्त करते हैं शास्त्रों से, और through the scriptures and by those saintly persons who are realized in this knowledge. And when we receive that knowledge, we don't have to blindly follow it. We can feel the difference in our own life, and we can observe that that knowledge is correct. एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी बच्चे को अपने पिता के बारे में जानना है, तो एक तरीका तो यह है कि वो डीएनए टेस्ट करवाएगा, तो साइंटिफिकली प्रूव हो सकता है। मगर इस पूरी दुनिया की जो हमारे इतने बिलियंस ऑफ पीपल हम एग्जिस्ट करते हैं ऑन अर्थ, तो इसमें से कितने बच्चों का डीएनए टेस्ट होता है? हमने और आपने तो कोई डीएनए टेस्ट नहीं किया, मगर हमें हमारी माँ ने बताया कि हाँ भाई आपके ये पिता है, एंड वी ट्रस्ट, बिकॉज if we receive the knowledge from somebody who is really who is not going to alter the knowledge, जो जैसा ज्ञान है हमें exactly वैसा ही बता दे, जो चेंज ना करे, उससे नॉलेज, करेक्ट सोर्स से नॉलेज जब ले ली जाती है तो वी कैन ट्रस्ट इट। सिमिलरली जो वेदों का ज्ञान है, जब हम करेक्ट सोर्स से प्राप्त करते हैं तो वी डोंट नीड टू ब्लाइंडली फॉलो इट, बट वी कैन एक्चुअली सी द ट्रूथ about everything without researching it. तो 3 तरीके से हमने देखा कि हम लोग एक्वायर करते हैं नॉलेज: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो जो जेन्युइन स्क्रिप्चर्स हैं, दे शुड बी अंडरस्टूड एज दे आर विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन बाय एनीबॉडी। अगर हम करेक्टली उस नॉलेज को लेते हैं तो विदाउट एनी रिसर्च ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड अ कॉमेट ऑफ वैदिक नॉलेज। अच्छा, अब अगले सेक्शन पे बढ़ते हैं कि कैसे वैदिक नॉलेज जो इतना ज्यादा महान है, जो भगवान की वाणी है, जिसमें अलग अलग टाइप के सोर्स, अलग अलग टाइप की नॉलेज प्रेजेंट है, एवरी फील्ड की नॉलेज प्रेजेंट है। तो अब क्या हो गया कि क्यों हम वेदों की तरफ मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, क्यों हम वहां से नॉलेज गेन नहीं करना चाह रहे हैं? ओके पिंकी नस्कर, प्लीज आप, आई एम गोइंग टू जस्ट म्यूट यू बिकॉज आपका थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था। थैंक यू। सो वेदास हैव बीन मिसइंटरप्रेटेड एंड दैट इज द रीजन कि हम लोगों को आज वेदों में, जनरल लोगों को आज भी वेदों में ऐसा ही प्रेजेंट किया जाता है कि ये कोई मैथोलॉजी है या फिर ये किसी ह्यूमन बीइंग ने लिखे हुए हैं। और इतनी ज्यादा हमारे अंदर ये भर दी गई है ये टेंडेंसी कि हम अपने ही स्क्रिप्चर्स को भूल गए हैं। हम जो हमें मार्गदर्शन देने के लिए भगवान ने प्रस्तुत किए हैं, उन्हें ही हम भूल चुके हैं, उन्हें ही रिजेक्ट कर चुके हैं। तो उसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? तो इसकी कहानी तो यहाँ से शुरू होती है कि पहले तो लोग जानते थे इस बारे में, मगर जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर आया तो आप ये जानते हैं कि एक स्पेसिफिकली एक व्यक्ति को हायर किया गया था जिसका नाम था लॉर्ड मैकॉले। उसको बोला गया कि भाई जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो उन्होंने बोला कि भाई ये इस कंट्री को हम रूल कैसे करेंगे, इसको तोड़ेंगे कैसे? यहाँ तो ना तो कोई पर्सन जो है झूठ बोलता है,
ना किसी को कोई क्रिमिनल है, लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते, एक साधारण सा व्यक्ति भी जो है उससे जब बात करो तो बड़ा सभ्य होता है. How they are so good and how they are maintaining everything so nicely. So so they planned कि इनका जो मूल है, यानी कि जो रूट है ऑफ देयर गुड कल्चर, उस रूट के ऊपर सीधा प्रहार किया जाए और इतना साइलेंटली किया जाए कि इन लोगों को पता ना चले, और फिर सिस्टमैटिकली हम इनकी नॉलेज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. जब इनकी नॉलेज को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो अपने आप अज्ञानी व्यक्ति के ऊपर तो रूल करना बहुत आसान होता है. सो हाउ द वेदास वर सिस्टमैटिकली मिसइंटरप्रेटेड. सबसे पहले तो प्लान्ड मिसइंटरप्रिटेशन हुई, and the reason for that was that they wanted to impose a cultural superiority, कि हमारा कल्चर जो है आपके कल्चर से बेटर है, वेस्टर्न कल्चर इज बेटर देन द इंडियन और द वैदिक कल्चर. और आज भी they have been so successful कि ब्रिटिश रूल को खत्म हुए आज 70 से ज्यादा साल हो चुके हैं, मगर फिर भी हम लोग क्या समझते हैं कि वेस्टर्न थिंग्स आर बेटर. हमें हर चीज के ऊपर एक टैग चाहिए होता है, और टैग क्या होना चाहिए? इम्पोर्टेड. इम्पोर्टेड बाय कहाँ? बाहर से होना चाहिए, वेस्टर्न कंट्रीज से. दूसरा उन लोगों ने क्या किया, उनका जो रीजन था व्हाई दे डिड दिस प्लान्ड मिसइंटरप्रिटेशन, दैट दे वांटेड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनीज जो बनाते थे ये लोग अपने ब्रिटिशर्स, तो उस कॉलोनाइजेशन के लिए इन लोगों ने इस तरीके से प्रेजेंट किया मिसइंटरप्रिटेशन करके. एंड दे वांटेड टू प्रीच देयर ओन रिलीजन. जो क्रिश्चियन मिशनरी एजेंडास थे उनके, एक्सक्यूज मी, सॉरी. तो क्रिश्चियन मिशनरी एजेंडाज इन लोगों के रहे कि दे वांटेड टू प्रेजेंट देयर ओन रिलीजन, और आज भी आप देख रहे हैं कि उसकी वजह से इंडिया के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. ऑल्दो हमारा जो नेशन है वो एक धर्मनिरपेक्ष नेशन है, मगर यहाँ का जो ओरिजिनल सिस्टम था, यहाँ का जो ओरिजिनल कल्चर और रिलीजन है, उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रोपगेशन प्रोपेगेंडा चलाकर हमारी कई कई स्टेट्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से. आप देखेंगे कि साउथ के अंदर अब कितने सारे स्टेट्स ऐसे हो चुके हैं जो कंप्लीटली क्रिश्चियन हो चुके हैं लोग. एंड ऑन यूट्यूब यू कैन सी बहुत सारे लोग अब वापस से रीकन्वर्ट होना भी चाहते हैं, मगर उन लोगों को फियर है सोसाइटी का, उनको फियर है एक्सेप्टेंस का, उनको फियर है उन लोगों का जो पैसे देकर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं. क्रिश्चियन मिशंस या मुस्लिम रिलीजन की बात करें तो उनके केस में भी that acceptability is not coming, and then even though they understand these concept but they are not able to convert back. तो बहुत लोग हिम्मत करके ही ये कर पा रहे हैं. तो this is a planned scheme, and I guess every educated and well-read, well-informed person today in India knows that this was so. इसके अलावा इन लोगों ने क्या किया, अब ये सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन किया है इन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, और उसके लिए सबसे पहले वो लेकर आ गए इंग्लिश. इंग्लिश लेकर आएंगे तो नेचुरली क्या होगा, जो लोकल लैंग्वेज है वो खत्म हो जाएगी. लोकल लैंग्वेज खत्म हो जाएगी तो बच्चे पढ़ेंगे क्या, हर चीज इंग्लिश में. अब अगर वही चीज अगर हिंदी में बोली जाए, वही सेंटेंस हिंदी में बोलने होते हैं. हम लोग भी स्कूल में क्या करते हैं आजकल, बिकॉज आई हैव अ स्मॉल डॉटर, आई नो कि जब बचपन में आप किसी भी बड़े स्कूल में उनको डाल दीजिए तो शुरुआत में इंग्लिश नहीं करते, इंग्लिश और हिंदी दोनों बताते हैं. बॉल मतलब ये जो गेंद है, पानी बोलो बेटा, वाटर, पानी, वाटर, उसको पहले तो ट्रांसलेट करके बताते रहते हैं. जब वो 3rd 4th 5th क्लास में आता है उसको बोलते कंप्लीटली इंग्लिश बोलनी है आपको, है ना. तो इवन दिस टिल डेट दीज थिंग्स आर हैपनिंग. तो जो मैकॉले था उसका आप जानते हैं कि हाउ दिस मैकॉले ही शोड टू हिज गवर्नमेंट कि वी वांट टू मेक अ क्लास ऑफ इंडियंस जो कि बाहर से दिखने में तो इंडियन होंगे मगर उनका ब्लड और कलर इंग्लिश इन टेस्ट होगा. एंड ही वाज वेरी सक्सेसफुल. He was very successful in what he wanted to achieve. Macaulay is writing to his father in 1876. Our English schools are flourishing wonderfully. The effect of this education on Hindus is prodigious. It is my belief that if our plan of education are followed up,
जो उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन डाली, they will not be a single idolater among the respectable class in बंगाल, क्योंकि उस समय बंगाल में एक गढ़ था या फिर उस समाज में बहुत सारे highly scholarly लोग रहते थे. तो he said that I heartily rejoice in this project कि कैसे without doing anything, and he's saying that and this will be affected without any efforts, without the smallest interference with the religious liberty of people. एक naturally उन लोगों के अंदर हीन भावना डाल दी जाएगी, and naturally then they want to understand, they want to feel that we have to be English. If we have to be superior, we have to have English taste, we have to drink tea, not doodh. So systematically destruction of education, systematic destruction of our civilization has been happening. और इसके अलावा भी इन्होंने एक और काम किया. जनरली मैकॉले के बारे में तो लोग अब काफी अवेयर हो गए हैं, मगर मैक्स मूलर के बारे में कोई नहीं बोल रहा आजकल. मैक्स मूलर को हायर किया गया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और उसको बोला कि भैया जो सारे ये लोग वेद वगैरह पढ़ते हैं, ये लोग बड़े पंडित हैं, इन लोगों को बहुत नॉलेज है, तो इनको क्या करो, इनको किसी तरीके से हम ये बता दें कि वेद तुम्हारे माइथोलॉजी है. इसलिए आजकल भी जो आप टीवी के अंदर देखेंगे तो उसमें लिखा आएगा टाइटल रामायण माइथोलॉजिकल प्रोग्राम, है ना, जैसे कि रामायण कभी हुई नहीं या महाभारत एक माइथोलॉजिकल प्रोग्राम, जबकि प्रूफ है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं that it has happened. तो मैक्स मूलर ने क्या डैमेज किया, एक जानते हैं आप केजी मार्ग पे जाएंगे, अगर आप सब दिल्ली से हैं तो केजी मार्ग जो है सीपी के अंदर कनॉट प्लेस में, वहां पे एक मैक्स मूलर भवन है एकदम प्राइम लोकेशन के ऊपर. ये मैक्स मूलर कौन था, इसको हायर किया इंग्लिश लोगों ने बिकॉज दे वांटेड कि ये जो वेद है इनका ऐसा ट्रांसलेशन, गलत ट्रांसलेशन प्रेजेंट किया जाए कि ट्रांसलेशन करके लोग समझ ही ना पाए कि इनके वेदों के अंदर क्या नॉलेज है. सो व्हाट ही वाज अ संस्कृत पर्सन, उसने संस्कृत सीखी, मगर उसको संस्कृत तो आ गई मगर कंप्लीट नहीं आई. उसने बहुत सारे ट्रांसलेशंस किए, उसने ट्रांसलेशन करके ऐसा प्रेजेंट किया कि आपकी नॉलेज जो है ये तो एक इसके अंदर कोई भी स्पेशल चीज नहीं है, रादर इट इज द मोस्ट डिग्रेडेड नॉलेज. उसने ट्रांसलेट किया ऋग्वेद और बोला कि इसकी डेटिंग तो सिर्फ 1200 BC है. Then he came up with the Aryan invasion theory कि जो आर्यंस थे, जो आर्यन रेस, आप लोग नहीं हो, आप तो सब बहुत पिछड़े हुए गुलाम टाइप के लोग हो. ये तो आर्यंस थे जो बाहर से आए थे, जिन्होंने यहाँ पर आके आपको कल्चर सिखाया, है ना. और मैक्स मूलर इज सेइंग कि the Vedas are worse than savage and India must be conquered again by education. हम आपको सिखाएंगे क्या एजुकेशन होती है. Its religion is doomed. So Max Muller was an agent he was hired in 1847 by the British colonial rulers, who was funded by them to write, rewrite and distort the history of Asia so as to create an inferiority complex among the Indians. और फिर जब वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक में आ जाता है तो उसके बाद वो कोई कुछ कर नहीं सकता. आज भी आप देखिए, अगर किसी को जैसे 2 बच्चे हैं क्लास के अंदर और एक को पता चल जाए कि भाई ये बहुत शार्प है, इसको मैं हरा नहीं सकता, तो उसको क्या बोलूंगा, भाई देखो जरा कितने गंदे बाल हैं तुम्हारे, देखो जरा तुम्हारी तो शक्ल अच्छी नहीं है, देखो जरा मैं तो कितनी गोरी हूँ, तुम कितनी काली हो, है ना. और वो बच्चे धीरे 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 सुनते सुनते अगर उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा तो क्या होगा, she will not shine in any sphere. लोग ऐसे करते हैं जो जेलस होते हैं, जो एनवियस होते हैं. तो हम देखते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी प्रूवन वे, if you want to win over something, first thing that you have to do is attack on their self esteem, and that's what they did. They attacked on our self esteem. But there were other philosophers in other places who have genuinely respected the Vedas. Sir Arthur हुए हैं German philosopher. He said that Sanskrit understanding of these ideologists like Max Muller was like that of a young school boy. मतलब संस्कृत तो सीख ली उसने, मगर वैसे थे जैसे कि छोटे बच्चों को इंग्लिश आती हो, तो ठीक से सेंटेंस नहीं बना सकता, ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर सकता, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता. इसी तरीके से इन लोगों की जो संस्कृत थी, मैक्स मूलर एक्सेट्रा एंड द पार्टी, उन लोगों की संस्कृत इतनी खराब थी कि जो भी वो ट्रांसलेशन करते थे वो सही नहीं हो पाता था. अभी हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आप भौचक्के रह जाएंगे कि क्या एक्चुअल मीनिंग्स हैं और क्या ट्रांसलेटेड मीनिंग्स हैं.
डॉक्टर बोलेंगर जो एडिटर है रशियन एडिशन ऑफ द सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज के, ही सेड दैट कि जो वेद हैं उनकी इतनी प्रोफाउंड नॉलेज है, मगर उस नॉलेज को हम रशिया में लेकर आना चाहते हैं, मगर मैक्स मूलर की ट्रांसलेशन नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि बिल्कुल एब्सर्ड है. व्हाट ही इज सेइंग इज, what stuck me in Max Muller's translation was a lot of absurdities, obscene passages, and a lot of what is not lucid. As far as I can grab the teachings of the Vedas, it is so sublime that I would look upon it as a crime on my part if the Russian public is not acquainted with it. कि रशिया को अगर मैं नहीं दूंगा ये वेदों की नॉलेज तो मैं क्रिमिनल बन जाऊंगा, मगर इतनी अच्छी नॉलेज है वेदों के अंदर, मगर मैक्स मुलर की ट्रांसलेशन नहीं करूंगा. सो एक तो इन लोगों का सिस्टमैटिक एजेंडा ही था कि गलत ट्रांसलेशंस करके वेदों को प्रेजेंट करना है, और दूसरी बात ये है कि संस्कृत की करेक्ट ट्रांसलेशन करने के लिए करेक्ट वर्ड्स नहीं है किसी भी लैंग्वेज में. एंड दैट इज व्हाई वी आर आल्सो सीइंग दैट अब कंप्यूटिंग के अंदर या कंप्यूटर्स के अंदर जो है फ्यूचर जो होने वाला लैंग्वेज का, दैट इज गोइंग टू बी संस्कृत. सो बहुत सारी पब्लिकेशंस इसके ऊपर आ रही हैं कि हाउ संस्कृत इज गोइंग टू बी द फ्यूचर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द कंप्यूटर्स वर्ल्ड. तो डिफिकल्टी है बहुत ज्यादा इंटरप्रेट करने के अंदर, ट्रांसलेट करने के अंदर. क्यों? बहुत सारे रीजंस हैं. पहला तो नॉन ट्रांसलेटेबल वर्ड्स ऑफ संस्कृत. तो संस्कृत के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी कोई इंग्लिश है ही नहीं, और जब उसे इंग्लिश में कोई भी इक्विवेलेंट वर्ड दिया जाता है तो उसकी जो ग्रेविटी है और उसका जो मीनिंग है वो लॉस्ट हो जाता है. विल सी सम एग्जांपल्स. सेकंड बात ये है कि संस्कृत के अंदर एनकोडिंग और इंक्रिप्शन की जाती थी इन टर्म्स ऑफ स्टोरीज एंड श्लोकास. जो भी श्लोक और स्टोरी फॉर्म में बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स को बता दिया जाता था, और जिसके पास कल्चरल बैकग्राउंड नहीं हो इंडिया का या वैदिक कल्चरल बैकग्राउंड नहीं हो, वो उसको डिकोड नहीं कर सकता. तीसरी बात है कि आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैदिक कल्चर चाहिए, कि उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, उस पर्टिकुलर कल्चरल सेटिंग में जब ये चीज बोली जा रही है, कोई श्लोक बोला जा रहा है, तो उसका क्या अर्थ निकालना चाहिए. एंड देन द करेक्ट यूजेज ऑफ द राइट मीनिंग, क्योंकि संस्कृत के बहुत सारे वर्ड्स, एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं. तो जनरली हम लोग जो शब्द बोलते हैं वाटर, तो मतलब होता है पानी, तो वाटर का मतलब पानी ही होता है. मगर जब हम संस्कृत शब्द बोलते हैं रस, तो उसका मतलब पानी भी हो सकता है, उसका मतलब और भी प्रकार के रस हो सकते हैं. तो हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं, समझेंगे हम लोग. सबसे पहला तो है कि संस्कृत के वर्ड्स का डायरेक्ट कोई प्रॉपर इक्विवेलेंट नहीं है वर्ल्ड की लैंग्वेजेस में, स्पेसिफिकली इंग्लिश जो कि इतनी अनसाइंटिफिक लैंग्वेज है. जैसे शब्द आजकल उन लोगों ने अब जानते होंगे कि बहुत सारे वेस्टर्नर्स जो है योगा करने लग गए. योगा हैज बिकम सो पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट्स. मगर जब वेस्टर्न कंट्रीज ने देखा कि अरे ये तो योगा वोगा कर रहे हैं, और उसके बाद योगा करेंगे तो उसके बाद प्राणायाम भी करेंगे नेचुरली आसन करने के बाद. और प्राणायाम में उनको क्या सिखाया जाता था, जो यहाँ से योगीज जाते थे जिन्होंने अयंगर एक्सेट्रा हु मेड इट फेमस इन स्पेशली इन द 80s एंड 90s आउट देयर इन अमेरिका, तो वो बोलते थे कि आप प्राणायाम में मुद्रा में बैठिए और अब आप ओम जप करिए. तो बहुत सारे फॉरेनर्स, योगा हैज बिकम वेरी फेमस एंड दे स्टार्टेड चैंटिंग ओम. तो क्रिश्चियंस थोड़े हिल गए, इनके जो उनको लगा कि ये सब क्या बनने वाले हैं, हम धीरे धीरे ईस्टर्न रिलीजन से इतने इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि अब ये दिखेंगे वेस्टर्नर्स मगर हो जाएंगे इंडियंस. तो इन लोगों ने क्रिश्चियन योगा शुरू किया है. क्रिश्चियन योगा मतलब आप ओम नहीं बोलेंगे, सारे बेनिफिट्स तो आप योग से लेंगे मगर आमीन बोलेंगे. सो देन दे से कि ये ओम तो आमीन ही है, बट ओम इज नॉट आमीन. ओम जो है वो किसी सिर्फ एक, इट्स नॉट जस्ट अ वर्ड. ये नाद ब्रह्म, ये शब्द ब्रह्म है. इट्स अ ट्रांसेंडेंटल वॉइस. It is not a material sound. You cannot equate it with any sound in this world, be it in any language in the world. उसी तरीके से जो रिलीजन शब्द है वो धर्म नहीं है. धर्म इज नॉट इक्वल टू रिलीजन, क्योंकि रिलीजन तो आज मेरा मुस्लिम हो कल मैं हिंदू हो जाऊं, मगर धर्म शब्द का मतलब होता है कि जो इनेट मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है. जैसे कि फायर का क्या धर्म है कि वो जलाएगी, अग्नि का धर्म है कि वो जलाएगी.
पानी का धर्म है कि वो तरल रहेगा, ऐसे ही जीवात्मा का धर्म है भगवान से प्रेम करना। So dharma shabd is not equal to religion. It is not just a belief which can be changed or which can be influenced. It is your innate nature. ऐसे ही बहुत सारे और शब्द हैं, जैसे रस इज नॉट इक्वल टू लिक्विड, और जो स्त्री धन दिया जाता था, जिसको इन लोगों ने बोला कि भाई पहले से ही आपके जमाने में तो आपके शास्त्रों में ही तो लिखा है कि स्त्री धन दिया जाता था, डॉरी। स्त्री धन वॉज नॉट डाउरी। Chacha is not equal to uncle. We don't even know. बोलते हैं who's your uncle? What uncle? We use uncle for every रिक्शे वाला also. Uncle यहाँ कितनी देर में जाओगे, है ना? We use it so often because हम लोग जनरली क्या बोलते थे, चाचा, मामा, काका, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। और हर किसी का एक स्पेसिफिक पता है कि मामा मतलब छोटे मामा, बड़े मामा, ये चाचा है, बड़े चाचा, ताया, चाचा। We have specific words for everything, everyone. We just don't call uncle like this. तो संस्कृत के वर्ड्स की प्रॉपर इक्विवेलेंट नहीं है, इसीलिए अगर वो ट्रांसलेशन की जाती है ऐसे लोगों के द्वारा जिनको पता ही नहीं है कल्चरल सेटिंग, तो ट्रांसलेशंस करेक्ट नहीं आने वाली है। आज भी अगर आप जाएंगे और ऋग्वेद टाइप करेंगे गूगल में एंड यू वांट टू रीड ऋग्वेद, बोलोगे कि माता जी हम कहाँ, संस्कृत तो आते नहीं है, अगर इंग्लिश या हिंदी के ट्रांसलेशन होंगे तो हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहली जो ट्रांसलेशन ऊपर आएगी ना आपके पास गूगल में, वो सारी इंग्लिश आएंगी, और वो सारे इंग्लिश फिलोसफर्स और स्कॉलर्स ने की हुई होंगी, कोई भी इंडियन पंडित की सामने नहीं आएगी। बहुत रिसर्च करके आपको किसी एक्चुअल वेद पाठी व्यक्ति की ट्रांसलेशन मिलेगी देखने के लिए, और सबसे पहले तो आएगी मैक्स मुलर की। अब दूसरा पॉइंट है कि संस्कृत एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। संस्कृत इज अ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज, तो कंटेंट ऑफ द वर्ड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। जैसे ये एग्जांपल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो ये इंडिया गेट है, इसको देखते ही क्या आपको याद आता है? इंडिया गेट इज अ सिंबल ऑफ इंडिया, इंडियाज मैप इज अ सिंबल ऑफ इंडिया, इंडियाज फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ इंडिया। इसको देखते ही हमें पता चलता है कि ये इंडिया को ही सब चीजें दर्शा रही हैं। संस्कृत शब्द एक होता है लिंग, लिंगम। लिंग शब्द का मतलब अलग अलग उसके कॉन्टेक्स्ट है, डिपेंडिंग कि वो कहाँ यूज हो रहा है। लिंग शब्द का मतलब एम्बलम भी हो सकता है, इसका मतलब कोई झंडा भी हो सकता है, इसका मतलब कोई मार्क, कोई साइन। इट कैन बी अ बैच और अ टोकन, एंड इट कैन ऑल्सो मीन जेंडर। नाउ इट डिपेंड्स in what contextual setting it is being used. इसीलिए भी जो वेल रेड एंड वेल थॉटफुल पर्सन नहीं है, वो संस्कृत को बहुत इजीली मिस इंटरप्रेट भी कर सकता है, और एक्चुअल संस्कृत को अंडरस्टैंड करने के लिए वही समझ कर सकता है जो कि कॉन्टेक्चुअल सेटिंग भी जानता है। एक एग्जाम्पल देते हैं। एक ये श्लोक है, इस श्लोक के अंदर दो हमने कंपैरिजंस किए हैं कि करेक्ट ट्रांसलेशन कैसी है और रॉन्ग ट्रांसलेशन कैसी है। ये रॉन्ग ट्रांसलेशन की गई है, एक बड़े रिस्पेक्टेड डच स्कॉलर है W. कैलेंट। बहुत सारे अभी आप देखेंगे, अगर वेदों की ट्रांसलेशंस अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसी व्यक्ति की ट्रांसलेशंस भी बहुत सारी मिलेंगी, W. कैलेंट की। कैसे ट्रांसलेट कर रहा है ये और करेक्ट ट्रांसलेशन क्या है, लेट्स सी। श्लोक है, श्लोक के अंदर आता है यावद वही सहस्त्रम गावा, सहस्त्रम गावा, सहस्त्र 1000 गावा। श्लोक बताना क्या चाह रहा है कि अर्थ और हेवन उसका डिस्टेंस कितना है, स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक का डिस्टेंस कितना है। तो श्लोक में लिखा है, जो करेक्ट ट्रांसलेशन है, कि द वर्ल्ड ऑफ हेवन इज एज फार रिमूव फ्रॉम दिस अर्थली वर्ल्ड एज 1000 अर्थ स्टैक्ड वन अबव द अदर। यानी कि डिस्टेंस इतना है कि अगर एक पृथ्वी के ऊपर 100 और रख दी जाए, स्टैक कर दी जाए, तो जो डिस्टेंस होगा ना वही अर्थ और भूलोक और स्वर्गलोक का डिस्टेंस होगा। रॉन्ग ट्रांसलेशन क्या है? गांव शब्द को की दूसरी ट्रांसलेशन गायें भी होती है। एक ट्रांसलेशन है अर्थ और एक ट्रांसलेशन है गांव, गाय, गौ माता। तो जो करेक्ट ट्रांसलेशन है वो तब आएगी जब हम गांव शब्द का अर्थ अर्थ प्रयुक्त करेंगे, क्योंकि सेटिंग वही है, कॉन्टेक्स्ट वो है। मगर रॉन्ग ट्रांसलेशन क्या की गई है, और ये ट्रांसलेशन आपको मिलेगी
आप जब गूगल करेंगे तो, that the world of heaven is as far removed from this earthly world as 1000 cows stacked one above another. यानी कि सिर्फ इतना ही दूर है कि जितना कि 1000 गायें जो एक के ऊपर एक स्टैक कर दी जाए तो हेवन आ जाएगा। तो हमें इतना इतना तो डिस्टेंस हमें ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि नीला आसमान है, कहीं कोई हेवन नहीं दिखाई दे रहा। एंड देन दे प्रूव that there is no heaven as described in your scriptures. Your scriptures are bogus. So literal translation of the Vedas will lead to meaningless passages. So translation of the Vedas or Sanskrit, it doesn't have to be done by finding equivalent English terms, but by understanding the contextual setting in which it is being used. एक और example लेते हैं हम लोग। Wrong translation है T.H. Griffith. He is also Ralph Griffith, जो कि इसने भी बहुत सारे हमारे वैदिक टेक्स्ट की ट्रांसलेशन की है, बहुत फेमस है। ऋग्वेद डालेंगे तो सबसे ऊपर जो ट्रांसलेशंस आएंगी ना, इन्हीं लोगों की आएंगी। एग्जाम्पल, इस ऋग्वेद के मंडल की जो ट्रांसलेशन है, इसने क्या की है? रूडी वॉल्फ beheld me once as I was faring on my path. जो करेक्ट ट्रांसलेशन है वो ये है कि द मून द मेकर ऑफ मंथ moves through the lunar mansions or the nakshatras. So how on earth, now that we have in last 100 years, last 300 years, we have been, मैं भी इंग्लिश बोल रही हूँ, पिछले 300 सालों के अंदर हम लोगों को ऐसा बिलीव करा दिया गया है, हम अपनी खुद की लैंग्वेजेस छोड़ चुके हैं। आजकल बच्चों को 4th स्टैंडर्ड में ही ऑप्शन होता है कि आप कौन सी लैंग्वेज लेंगे, है ना। तो अभी रिसेंटली स्कूल्स के अंदर थैंकफुली दे हैव द ऑप्शन ऑफ संस्कृत, बट बाकी क्या है, फ्रेंच, जर्मन, इस टाइप के ऑप्शंस होते हैं। आप भी जानते हैं, स्कूल कॉलेज से निकले आप लोग रिसेंटली। तो एक बच्ची हमारे ही सोसाइटी में रहती है, तो किशोर, माय डॉटर इज इन 3rd स्टैंडर्ड, तो 4th में एक वो बच्ची है। तो मैंने उससे पूछा कि अनाया, आपने बेटा कौन सी लैंग्वेज ली है? कहती मैंने जर्मन ली है आंटी। तो मैंने कहा अच्छा, आपने संस्कृत क्यों नहीं? क्योंकि साउथ इंडियन लोग हैं, तो मुझे लगा कि नेचुरली दे विल टेक संस्कृत बिकॉज साउथ इंडियन ज्यादा संस्कृत को जानते हैं और उनकी लोकल लैंग्वेजेस में भी बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स हैं जो संस्कृत में होते हैं। शी सेड संस्कृत, you, that was her face when she said that to me. अभी तक भी बच्चों के अंदर क्या इनग्रेन है, क्योंकि माँ बाप ने बताया होगा। ऐसी ही बात इनग्रेन है भाई कि जर्मन और फ्रेंच इज बेटर एंड इंग्लिश इज बेटर रेदर देन लर्निंग योर ओन लैंग्वेज। तो एग्जाम्पल्स, एक और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मिस इंटरप्रिटेशन के। जैसे ये एक एग्जाम्पल है श्लोक का। ये श्लोक जो है वो है केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडवः हर्ष निर्भरा रोदंती सर्वे कौरवा हा हा केशवा केशवा। तो जो करेक्ट ट्रांसलेशन है वो ये है। हालांकि श्लोक के अंदर आपको हर जगह क्या दिख रहा है? पांडव, केशव, है ना, कौरव। तो इससे आपको लग रहा होगा कि ये तो पांडवों, केशवों और कौरवों का से संबंधित श्लोक है, मगर आप देखिए ऑन द स्क्रीन कि हर एक शब्द का अलग अलग ट्रांसलेशन हो सकता है। पांडव जो है मछली को भी कहते हैं, और कौरव कौवे को भी कहते हैं, क्रो को। तो शव को पानी में देखकर जलीय मछलियां हर्ष से भर गई और सारे कौवे रोने लगे कि हाय, शव पानी में चला गया। That is the correct translation. And the wrong translation is कि कृष्ण का पतन देखकर, जो कि बहुत जगह आपको मिलेगा इसका श्लोक का ट्रांसलेशन, कि कृष्ण का पतन देखकर पांडव कैसे हर्ष से भर जाएंगे और कौरव क्यों कर दुख मनाने लगेंगे। So how Sanskrit can be interpreted in different settings. This is few examples of that. इसके अलावा संस्कृत की एनकोडिंग भी होती थी, मंत्रों की एनकोडिंग इस तरीके से होती थी ताकि किसी भी अनइंटेंडेड रेसिपिएंट के पास, चाहे वो संस्कृत का श्लोक पढ़ भी रहे, वो उसको समझ ना पाए, ताकि उसका मिसयूज ना हो सके नॉलेज का। तो एक कत्यपादी संख्या होती थी जिसको, जैसे आप टेलीग्राम समझते हैं ना, देखिए सबसे ऊपर हमने एक टेलीग्राम का एग्जांपल दिया है कि द नेक्स्ट जुडिशरी काउंसिल मीटिंग कैन बी अरेंज, कंफर्म कन्वीनियंट डेट एज स्पेस मस्ट बी रिक्वेस्टेड। इसमें जो 4 वर्ड हैं, एवरी 4th वर्ड अगर उसको मिला लिया जाए तो मीटिंग अरेंज, डेट रिक्वेस्टेड, राइट। सो इस तरीके से एनकोडिंग की गई है ताकि वही समझ पाएगा जिसके लिए
बनाया गया है और कोई समझ नहीं पाएगा। ऐसे ही हमारे श्लोकों की एनकोडिंग होती थी। तो एक वेंकटेश अष्टोत्तर शतनामावली है जिसमें भगवान वेंकटेश या बालाजी के 108 नाम है। तो प्रत्यपादी संख्या के अंदर क्या किया जाता था कि जितने भी श्लोक के अंदर क आएंगे, ख आएंगे, इन सबको इस तरीके से अरेंज किया जाता था कि अंडर प्रत्यपादी संख्या अल्फाबेट्स हैव न्यूमेरिकल वैल्यूज ascribed to them, a concept which is similar to ASCII system in computers. For example, क, ट, प, या means 1. So कितने क आएंगे, कितने, उनके नंबरिंग की जाती थी और नंबरिंग इस तरीके से श्लोक को प्रेजेंट किया जाता था कि जो फाइनल जो वैल्यू सिस्टम अगर उनको असाइन करेंगे तो जो फाइनल वैल्यू आएगी तो पाई की आएगी। सो आप सोचिए कि किस हाउ कैलकुलेटिव, हाउ प्रिसाइसली कैलकुलेटिव द मंत्रास आर। और दूसरी बात कि जो नॉर्मल जनता होती थी उनके लिए जो कॉन्सेप्ट थे वो इतने इजीली स्टोरीज के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिए जाते थे कि नॉर्मल जो लोग हैं उनको भी पता चल जाता था, जैसे कि कब सूर्य ग्रहण होने वाला है, कब चंद्र ग्रहण होने वाला है, कृष्ण पक्ष क्या है और शुक्ल पक्ष क्या है, चांद 15 दिन नीचे आता है। अब हम याद है कि हमारी दादी वगैरह जो होती थी वो बोलती थी नहीं नहीं बेटा अभी सर्दियां चल रही हैं तो सूरज ऐसे नहीं जाएगा, सूरज ऐसे जाएगा, दिन इतने बजे ढलेगा, आसमान को देख के वो टाइम बता देते थे, है ना। तो इस तरीके से यूनाइट कर दिया था साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को, हमारे कल्चर के अंदर ऐसा यूनाइट कर दिया गया था कि नॉर्मल बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो उसको जिंदगी चलाने के लिए सब साइंस चाहिए वो सब उसे पता होती थी। जैसे एक एग्जाम्पल है, ये श्रीमद् भागवतम के अंदर एक कथा आती है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, हो सकता है किसी सो कॉल्ड माइथोलॉजिकल प्रोग्राम के अंदर, कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी, उसमें से 27 की उन्होंने शादी करा दी, किससे? चंद्रमा से। मगर चंद्रमा को एक सबसे ज्यादा प्यारी थी और वो थी रोहिणी। अब साइंटिफिक फाइंडिंग्स ये कहती है कि एवरी 27 डेज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड while doing so moon is associated with a star each day, means 27 stars in a lunar month. तो ये सब 27 कौन है? चंद्रमा की वाइफ्स, मगर उनकी एक स्पेशल अफेक्शन थी रोहिणी से, एक बेबी उनको बहुत स्पेशल थी। और उसको अब उसकी जो साइंटिफिक डिस्कवरीज क्या कहती हैं कि ये बीवी, ये जो वाइफ है चंद्रमा की, वो एक्चुअली जैसे ये जो नक्षत्र है या जो स्टार जिसको अब साइंस कहती है वो है एल्डेबेरेन। So Aldebaran is in fact a star called Rohini. Now they say that although there are 27 stars present near the ecliptic of the moon, only a few stars are within the latitude. Among all the 27 stars, Aldebaran is the brightest star that lies at 5 degrees of the ecliptic. The moon occurs with Aldebaran as much as 49 times in a span of 4 years. Which is not even a fraction of the number which it does with the other stars in its nearby. So basically the same science now that we see and we read in the science books, it was already embedded in the value system. एक और चीज ये है कि जो the difficulty in translating Sanskrit is that it cannot be जैसे हमने कॉन्टेक्स्ट की बात की तो उसमें एक बात यह है कि जैसे एलिफेंट शब्द की कितने सिनोनिम्स है संस्कृत में? 100। इंग्लिश में वाटर एक ही है मगर संस्कृत के उसके सिनोनिम्स हैं 70 सॉरी। लव is just one word in Sanskrit, but in English, but in Sanskrit there are 96 words which can be chosen depending on, say, prem, sneh, मान, प्रणय, अलग अलग depending on the intensity of prem, depending on who is loving whom. Okay, so it is so versatile a language कि उसमें छोटे से शब्दों के अंदर, संस्कृत में छोटे से शब्दों के अंदर ज्यादा मैसेज देने के लिए करेक्ट जो उस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार करेक्ट वर्ड यूज किया जाता था. So that is also one of the reason why Sanskrit cannot be translated into any world religion language. एक मुहिम छिड़ी हुई है
एक डॉक्टर राजीव मल्होत्रा करके, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो उनके बहुत सारे, आपको एक चैनल मिलेगा राजीव मल्होत्रा जी. सो ही इज बेसिकली, ही एंड हिज टीम हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट मोर देन 30 years कि किस तरीके से वेस्टर्न स्कॉलर्स ने, और अभी भी कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली इंडियन ट्रेडिशंस को वो करने के लिए, खत्म करने के लिए संस्कृत को पूरी तरीके से, संस्कृत के जो लिटरेचर्स हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. और अभी वो बता रहे हैं, आप देखेंगे डीसंस्कृताइजेशन ऑफ इंग्लिश, अगर आप टाइप करेंगे राजीव मल्होत्रा के यूट्यूब पे, तो डीसंस्कृताइजेशन ऑफ इंग्लिश, दे आर सेइंग कि भाई इंग्लिश में क्यों ट्रांसलेट कर रहे हो संस्कृत की चीजों के, तुम्हारे पास इक्विवेलेंट लैंग्वेज के वर्ड्स ही नहीं है. आप संस्कृत के वर्ड्स को एग्जैक्टली, अगर आप संस्कृत पढ़ना चाहते हो या इंडियन लिटरेचर पढ़ना चाहते हो, तो उसको इंग्लिश में मत ट्रांसलेट करो, आप संस्कृत में पढ़ो या संस्कृत की ही टर्मिनोलॉजीज यूज करो. आप आत्मा को सोल मत बोलो, या भगवान को आप लॉर्ड मत बोलो. लॉर्ड श्री कृष्ण, व्हाट इज लॉर्ड? लॉर्ड इज यूज्ड फॉर एनी रिस्पेक्टेबल मैन इन दिस वर्ल्ड, बट भगवान की सिचुएशन, भगवान इज नॉट इक्वल टू लॉर्ड. So this way they are, you can see a lot of discussion on this. तो ये तो हमने देखा कि किस तरीके से संस्कृत एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, उसको मिसइंटरप्रेट किया गया, और अगर कोई इस कल्चरल सेटिंग में नहीं है और वेदों में को प्रॉपर चैनल से नहीं रिसीव करता, तो एनीवेज वो ट्रांसलेट नहीं कर सकता इसको, क्योंकि ये लैंग्वेज इस तरीके से प्रेजेंटेड है कि ओनली द करेक्ट रेसिपिएंट कैन गेट द नॉलेज. बट फिर भी लोग ये कहते हैं कि वेदों के अंदर फॉलो करना, उसको क्या ब्लाइंड फेथ नहीं है, क्या वेद मैथोलॉजी नहीं है? तो हम लोग फेथ तो बहुत चीजों में करते हैं, फेथ के बिना दुनिया नहीं चल सकती. जब हम किसी होटल में जाते हैं तो हम सोचते कि अरे इसने कोई जहर तो नहीं मिलाया हुआ उसके अंदर. जब हम बच्चा पैदा होता है तो ऑलरेडी फेथ करता है, पहले देखता है ये जो दिख रही है, ये जो मुझे रोज दूध पिलाती है, मेरा टेक केयर करती है, दिस पर्सन इज राइट, है ना. वो माँ से चिपक जाता है, उसे किसी ने नहीं बताया, अभी उसको बुद्धि नहीं है कि ये माँ होती है, ये पिताजी होते हैं. मगर मम्मी से किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को आप देखेंगे गोदी में लेने की कोशिश करेंगे तो मम्मी से ही चिपकेगा. क्यों? क्योंकि उसको वहां पर पता है, फेथ है कि दिस इज अ प्लेस वेयर आई एम प्रोटेक्टेड. हम एयरप्लेन में जाते हैं तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो पायलट होगा, जिसको हमने आज तक देखा नहीं है, मगर वो जो पायलट है वो, उसको प्लेन उड़ाना आता होगा, सर्टिफाइड होगा वो. तो फेथ इज रिक्वायर्ड इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ. वी कैन नॉट रन आवर लाइफ विदाउट फेथ, बट द प्रॉब्लम इज ओनली व्हेन वी डू ब्लाइंड फेथ. इसीलिए शास्त्र के अंदर करेक्ट फेथ रखना बहुत जरूरी है. सो रीजनेबल एंड ब्लाइंड फेथ में डिफरेंस है. सो रीजनेबल फेथ इज एक्सेप्टेड and it is essential. वेदों की अथॉरिटी क्या है? वेद कहाँ से आए? तो वेदों की कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, वेद स्वयं अपना प्रमाण है. क्यों? क्योंकि आप जब उस नॉलेज को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप खुद ही जान जाएंगे कि ये करेक्ट नॉलेज है. सो दे आर इनफेलिएबल, दे हैव नेवर बीन डिस्प्रूव्ड, दे हैव नेवर बीन अमेंडेड, एंड दे हैव द कंप्लीट रेंज ऑफ नॉलेज. तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे वेद अथॉरिटेटिव है. इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं. थोड़ा सा समय आज ज्यादा लग रहा है. लेट्स सी हाउ मच वी कैन डिस्कस इट. थोड़े एग्जांपल्स करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे. कुछ वैदिक प्रेडिक्शंस देखेंगे जो कम ट्रू हुई है. साइंटिफिक ट्रेडिशंस कैसे थे वैदिक लिटरेचर्स के अंदर, कैसे कैसे फैक्ट्स रीडिस्कवर हो रहे हैं जो शास्त्रों के अंदर पहले से ही थे, और हाउ द वेदर्स कैन एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट टू द फर्दर साइंटिफिक डेवलपमेंट. चाणक्य के बारे में, चाणक्य होंगे श्रीमद् भागवतम के श्लोक में 5000 साल पहले ही लिख दिया गया था कि एक आने वाले समय में एक ऐसे पंडित आएंगे चाणक्य के नाम से, जो कि आए 2600 साल पहले. ऐसे ही भगवान बुद्ध के बारे में, जो कि 2300 साल पहले आए, उनके बारे में पहले ही 5500 साल पहले श्रीमद् भागवतम के अंदर लिखा गया था. सिमिलरली श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा गया था, जो लिखने के 4500 साल के बाद प्रकट हुए. आदि शंकराचार्य के बारे में पद्म पुराण के अंदर लिखा गया था, जो कि 3800 ईयर्स की प्रोडक्शंस की गई थी. साइंटिफिक ट्रेडिशंस जो है अलग अलग स्फेयर्स में हमें नॉलेज देते हैं. मेडिसिन, फिजिकल साइंसेस, इंजीनियरिंग, नेचुरल साइंसेस. एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत फेमस कोट है कि वी owe a lot to Indians who have taught us how to count, जिसके बिना कोई साइंटिफिक डिस्कवरीज हो ही नहीं सकती थी. तो मैथमेटिक्स में हम लोग जानते हैं कि जीरो वाज इन्वेंटेड, नॉट इन्वेंटेड, इट वाज गिवन, बिकॉज द शून्य जो है पहले ही वेदों के अंदर था. तो वेदों के अंदर जो नंबर्स हैं,
अगर हम मॉडर्न नंबर्स देखें और जो देवनागरी के नंबर्स देखें, आप देखते हैं हिंदी में अगर आप मैथ्स लिखना लगते हैं तो 1 2 3 किस तरीके से होता है, एंड मॉडर्न इज ऑल्सो सिमिलर। अरिथमेटिक के अंदर हम देखें तो अलग अलग लेवल्स की कंप्यूटेशन होती थी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। जैसे आपने देखा होगा कोटि, तो कोटि का एग्जांपल लेते हैं तो 10⁻⁷ होता था, मगर जो एंशियंट ग्रीक्स थे उनको या रोमन्स थे, उन्हें सिर्फ 10⁴ या 10⁻³ तक आता था, इससे ज्यादा उनकी कैलकुलेशंस नहीं होती थी। और then when they learned from the Brahmins in India, then they came to know how the calculations have to be done. अगर आप साइंस म्यूजियम में जाएंगे, इंडिया हमारे जो दिल्ली में साइंस म्यूजियम है, तो आप ये सारा डिस्प्ले पर देख सकते हैं सब चीजें। इसी तरीके से बोधायन सूत्र था, जो आप जानते हैं कि पाइथागोरस ने बाद में ये थ्योरम बनाई थी, है ना, AC² = AB² + BC²। मगर ये बोधायन सूत्र है जो कि पहले से ही दिया गया था, और जिसको जो ये आप देख रहे हैं यज्ञ कुंड का निर्माण करने के लिए उसको डिफाइन किया गया था कि इस तरीके से यज्ञ कुंड का निर्माण किया जाए। एक फ्रांस के बहुत फेमस फिलोसोफर एंड राइटर रहे 1694 में, जिस समय पाइथागोरस उस समय था, तो उसने कहा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सम 2500 years ago at the least, Pythagoras went from Samos to the Ganga to learn geometry. यानी कि पाइथागोरस यहाँ आया ब्राह्मणों से सीखने के लिए, और फिर वहां जाके सेम चीज को उसने सेम नॉलेज with his own stamp became the Pythagoras theorem. ऐसे एस्ट्रोनॉमी में तैत्तरीय संहिता के अंदर बताया जा रहा है कि सन कैसे होल्ड करता है, सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये तैत्तरीय संहिता के अंदर लिखा गया है, और इसको बाद में कोपरनिकस ने प्रूव किया कि देखिए ऐसा है, एंड देन एवरीबॉडी नोस टुडे कोपरनिकस, बट नोबडी नोस तैत्तरीय संहिता। सो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग देते हैं, 5वें स्कंद में महाभारत के लिखा है और भीष्म पर्व के अंदर कि जम्बू द्वीप या ये जो अर्थ है उसका मैप क्या है। तो अभी सैटेलाइट्स तो रिसेंटली इन्वेंट हुए और बाहर जाकर उन्होंने पिक्चर्स क्लिक की कि अर्थ में ऐसे ऐसा मैप है, और आज उन्होंने ग्लोब बनाया और उस ग्लोब को हम देखते हैं। तो भारत खंड जो भीष्म पर्व के अंदर महाभारत में लिखा है कि जो भारतवर्ष है वो मून से देखने पर, अगर चंद्रमा से अर्थ को देखेंगे तो कैसा दिखाई देता है, one half of it appears like a rabbit and the other half appears like a people, like two people leaves, पीपल के पत्ते की जैसे, और दूसरा मून से। तो आप देखते हैं वहां से रिफ्लेक्टेड दिखेगा उल्टा। तो एक्चुअली क्या है जो बताना चाह रहे हैं, दिस इज द मैप, दिस इज द वर्ल्ड मैप टुडे विच वाज ऑलरेडी रिटन 5,500 साल पहले जब महाभारत स्क्रिप्ट की गई थी। तो भीष्मदेव बता रहे हैं कि हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस भारतवर्ष, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसे है। सो देयर आर सो मेनी, सिंस वी डोंट हैव मच टाइम वी विल नॉट बी डिस्कसिंग। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी है, फिजिक्स है, मेटलर्जी है, एरोनॉटिक्स है, मशीन्स हैं, एग्रीकल्चर है, मेडिकल साइंस में सब लोग जानते ही हैं कि किस तरीके से आयुर्वेद आजकल प्रचारित हो रहा है, और पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेद का प्रचार हो रहा है, एंड दिस knowledge has been coming down as from traditions to us. So I will try to share if possible this slideshow so that you can read about it in your own time. And how the Vedas can further guide humanity in technology. तो हम लोग देख सकते हैं कि साइंस में अभी भी जो ब्रिक्स बनती हैं वो उनकी बहुत ज्यादा, कोई भी अगर बिल्डिंग बनती है, आज का भी सबसे बढ़िया आर्किटेक्ट जो है आपकी बिल्डिंग बनाएगा तो बोलेगा ज्यादा से ज्यादा 100 साल चलेगी आपकी बिल्डिंग मैक्सिमम, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। तो भी तो हम देखते हैं जो अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उनकी जो ईंटें हैं वो 5,000, ये तो हमारे सामने है, इसको तो प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है कि 5,000 साल पहले भी इससे ये स्टोन ब्रिक्स चली आ रही हैं, एंड दे आर स्टिल गोइंग ऑन। सिमिलरली एक डैम बनाया गया था 2nd सेंचुरी AD में, चोल राजा हुए थे, वो अभी तक भी एज इट इज चल रहा है, उसकी अभी तक भी लाइफ है, जो कि इसी तरीके से आप गरुड़ स्तंभ जो होता है, आप जानते हैं कि ये फेमस पिलर जो है कहाँ पर है,
ये गरुड़ स्तंभ जो है विष्णु मंदिर का हुआ करता था, इसको उठा के लेके आ गए थे। इस गरुड़ स्तंभ को आप जानते हैं, हर विष्णु मंदिर के सामने गरुड़ स्तंभ होता है। ये गरुड़ स्तंभ जो है उसको उठा के लेके आया गया, और कुतुब मीनार के, आप कुतुब मीनार गए होंगे, वहां आपने ये देखा होगा जिसपे रस्ट नहीं लग सकता। तो पहले से ऐसी नॉलेज थी कि रस्ट फ्री आयरन पिलर्स कैसे बनाए जा सके। So there are various ways in which still we have to learn a lot from the Vedas. If we can come to this understanding that we need to respect our Vedic civilization, if we come to that understanding that the words of God cannot be wrong. संस्कृत का इतना इफेक्ट है ब्रेन पे, ब्रिटिश स्कूल्स जो कि बिल्कुल इंडियन से स्पॉन्सर्ड नहीं है, किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से स्पॉन्सर्ड नहीं है, बहुत सारे ब्रिटिश स्कूल्स के अंदर आज संस्कृत कंपलसरी कर दी गई है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि संस्कृत के श्लोक पढ़ने से क्या माइंड ब्रेन तेज हो